हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए, यानी केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसे हम कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या है? पौधों की आकार के नियमन में केंद्रक की भूमिका का अध्ययन किसमें किया गया है? तो यहाँ पर पादप का नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, एसिटेबुलेरिया। इस पर एक्सपेरिमेंट किया था हैमरलिंग नाम के साइंटिस्ट ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस बोले तो केंद्रिका। तो न्यूक्लियोलस किस में पाया जाता है, यानी केंद्रिका किस में पाई जाती है? तो केंद्रक में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? केंद्रिका केंद्रक में पाई जाती है। राइट आंसर होगा आपका बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूक्लियोलस का कार्य संश्लेषण करना है। तो जो न्यूक्लियोलस होता है मुख्यतः दो चीज़ों का संश्लेषण करता है, राइबोसोम और आरआरएनए। तो राइबोसोम तो कहीं दिया नहीं गया, आरआरएनए दिया गया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5, झिल्ली रहित केंद्र पदार्थ देखा जाता है। झिल्ली रहित केंद्र पदार्थ देखा जाता है। तो जीवाणुओं में तो झिल्ली रहित होता है, किंतु हरित शैवाल में नहीं होता है, तो गलत हो गया। नील हरित शैवाल जीवाणुओं में होता है, लाल शैवाल में नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। जीवाणुओं में बिल्कुल बात ठीक है, फिर हरित नील हरित जीवाणु में, तो राइट आंसर होगा आपका सी। मतलब जो केंद्र पदार्थ जो होता है वो झिल्ली रहित देखा जाता है। तो किस में देखा जाता है? जीवाणु में और नील हरित जीवाणु में, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका सी। इसमें पाया जाने वाला केंद्रक झिल्ली रहित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य से संबंधित रहता है। कोशिका का केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य से संबंधित रहता है। अब देखिए किसके द्वारा रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रक छिद्रों द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक छिद्रों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कैरियोलिम्फ है। तो कैरियोलिम्फ क्या है? कैरियोलिम्फ होता है केंद्रीय रस। क्या होता है? केंद्रीय रस को हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रकीय तर्क की रचना होती है। तो केंद्रकीय तर्क की रचना होती है एक प्रकार के तंतुओं की गलत, दो प्रकार के तंतुओं की गलत, तीन प्रकार के तंतुओं की, यही आंसर सही होगा। देखिए किस प्रकार होगा आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो आपका एक ये पोल है, एक ये पोल है, यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। तो एक तो आपके ये हो जाते हैं तंतु, ठीक है, दूसरे तंतु ये हो जाते हैं, और तीसरे तंतु आपको तब देखने को मिलते हैं जब ये क्रोमोसोम विभाजित हो चुका होता है। ऐसे ये है ना, ये इक्वेटर हो गया ये। तो यहाँ पर एक तंतु और होता है। तो कितने तंतु हो गए? 3। कितने हो गए? 3, है ना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9, कैरियोलॉजी द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो किसका किया जाता है? केंद्रक का। कैरियोलॉजी द्वारा अध्ययन किया जाता है किसका? केंद्रक का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का मास्टरमाइंड किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा केंद्रक, केंद्रिका नहीं होगा, याद रखना। वो पूछ रहा है कोशिका का मास्टरमाइंड। क्या पूछ रहा है? कोशिका का मास्टरमाइंड। तो फिर राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। न्यूक्लियोलाई में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो न्यूक्लियोलाई में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? डीएनए होता है, जरूर होता है। आरएनए होता है। डीएनए होता है, हाँ होता है। आरएनए ये भी होता है, प्रोटीन ये भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? बी होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। पार्श एमोर्फा संबंधित है। तो पार्श एमोर्फा किससे संबंधित है? ये केंद्रिका का भाग है। किसका भाग है? केंद्रिका का भाग है। आपको पता होना चाहिए पार्श एमोर्फा किसका भाग है? केंद्रिका का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन होती है। देखिए हिस्टोन प्रोटीन जो आपकी होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है धनात्मक होती है। आपका डीएनए होता है ऋणात्मक, ठीक है। यानी जो प्रोटीन है वो धनात्मक है और जो आपका डीएनए है वो ऋणात्मक है। डीएनए कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो आपकी हिस्टोन प्रोटीन कैसी होगी? क्षारीय होगी, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रक झिल्ली की संरचना सहायक होती है। तो केंद्रक झिल्ली किस में सहायक होती है? मियोसिस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत हो गया। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म पदार्थ की, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक पदार्थों के आवागमन में केंद्रक झिल्ली संरचना सहायक होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है। केंद्रक होता है एकल यानी एक झिल्ली छिद्रों के साथ, गलत, क्योंकि इसमें दो झिल्लियां होती हैं। दो झिल्ली छिद्रों के साथ, हाँ ठीक है, लेकिन सी भी पढ़ लेते हैं। दो झिल्ली केंद्रकों के साथ जिसके द्वारा पदार्थों का आवागमन नहीं होता, ये तो गलत हो गया। आगे, दो झिल्ली केंद्रकों के साथ जिनके द्वारा बृहद अणुओं का आवागमन कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ये ज़्यादा ठीक है इसकी तुलना में, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, है ना। जल्दबाजी में टिक नहीं करना, नहीं तो आप बी लगा के गलती कर जाओगे। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो देखिए शैवालों में तो होता है, तो ये गलत हो गया। कवकों में भी होता है, ये भी गलत हो गया। लाइकेन्स में होता है, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? जीवाणु, क्योंकि जीवाणु में केंद्रक मेम्ब्रेन नहीं होती है, अनुपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। केंद्रिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, तो लाइसोसोम नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता। तो क्या होगा राइट आंसर? डी होगा, यानी क्रोमोसोम। क्या होता है? केंद्रिका में क्रोमोसोम होता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक विशिष्ट क्रोमोसोम पर निश्चित स्थान पर एक स्पष्ट गोलाकार काय जुड़ी रहती है, इसे कहते हैं, देखिए वो क्रोमोसोम होता है आपका सेट क्रोमोसोम। तो सेट क्रोमोसोम से जो संरचना जुड़ी होती है गोलाकार, वो होती केंद्रिका। केंद्रिका को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? न्यूक्लियोलेमा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोलेमा लिखा हुआ है, तो न्यूक्लियोलेमा किसका भाग होगा? लेमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियर झिल्ली, न्यूक्लियर रेटिकुलम गलत, न्यूक्लियोलस का गलत, न्यूक्लियोप्लाज्म का गलत। तो ये राइट आंसर आपका सी होगा। लेमा का मतलब क्या होता है? झिल्ली, आसपास की बाउंड्री वॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कोशिका जो विभाजन नहीं कर रही होती है उसमें गुणसूत्र जो सूक्ष्म धागों के उलझने के रूप में दृष्टिगोचर हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन कहीं दिया गया, ये दिया गया है ना। और क्रोमेटिन ही आगे विकसित होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
बी होगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज इन प्रश्नों को समझा जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। शेष अगली इन्फॉर्मेशन आपको अगली क्लास में पढ़ने को मिलेगी। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।